Hello students, my name is Namrata Tripathi and today I am going to teach you class 10 science chapter acid base and salts which is of chemistry portion. Okay, तो acid base and salts पढ़ने से पहले हम उसके कुछ backgrounds के points को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Have you ever wondered why when a red ant or a wasp sting us we are advised to rub soap over the sting? इट मीन्स जब हमने कोई लाल चींटी या मधुमक्खी काट लेती है तो उसके ऊपर हमें सोप रगड़ने की एडवाइस दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट इज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टर्मरिक हल्दी स्टेन्स ऑन आवर क्लॉथ चेंजेस इन कलर व्हेन वी रब सोप ओवर इट। जब भी हमारे कपड़ों में हल्दी लग जाती है या गिर जाती है तो हम उसके ऊपर जब सोप यूज करते हैं, रब करते हैं, तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? थर्ड पॉइंट इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी ईट्स बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी है तो वो बेकिंग सोडा का यूज करता है, उसको आराम मिल जाता है उससे। लेमन जूस, टर्मराइन, इमली इज यूज टू क्लीन टार्निस्ड कॉपर वेजल। मतलब कॉपर वेजल को साफ करने के लिए लेमन जूस और टर्मराइन का यूज होता है। ये सारे जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, these are all the examples of effect of acid base in our daily lives and there are many more effect of acid and base we see in our daily life। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो एसिड बेस के एग्जाम्पल्स हैं और हम अपने आजू बाजू आस पास ही एसिड बेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसमें से कुछ इसमें इस पॉइंट्स में दिए हुए हैं। ये सारी चीजों में जो हमारे लाइफ्स में डेली लाइफ्स में हमारे साथ होता है और एसिड बेस और सॉल्ट्स की वजह से होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एसिड बेस को पता करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मीन्स एसिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इट मीन्स एसिड बेस को पता करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। हम एसिड बेस कोई चीज एसिड है या बेस है कैसे पता लगाएंगे? तो एसिड बेस को पता लगाने के लिए इंडिकेटर्स का यूज होता है। इंडिकेटर्स में अब इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। मींस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड नेचर और बेसिक नेचर को कैसे बताते हैं? किसी सॉल्यूशन के एसिड और बेसिक नेचर का पता कैसे लगाते हैं? कलर चेंज के द्वारा। मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है तो पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। इट मींस इंडिकेटर्स आर used to show the acidic and basic nature of the solution by color change। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स को पढ़ लेते हैं। Indicators obtained from natural source are called natural indicators, such as litmus, turmeric, red cabbage, China rose, etc. are some common natural indicators widely used to show the acidic or basic character of the substances। जैसे कि बोल रहे हैं इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर वो है जो हमारे नेचर से हमें प्राप्त होता है। मतलब नेचुरल सोर्सेज से हमें जो इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब नेचुरल चीजों से, वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे कि लिटमस एक एग्जांपल दिया है, टर्मरिक दिया हुआ है, रेड कैबेज, चाइना रोज, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर का पता करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल लिटमस को। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ठीक है, जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। लिटमस का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिटमस का दो कलर होता है। कौन कौन सा? ब्लू एंड रेड। लिटमस कौन कौन से कलर का होता है? ब्लू एंड रेड। देखो एसिड का काम क्या होता है? ब्लू लिटमस को, पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस का काम क्या होता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट है ये लोग एक दूसरे के। कैसे हैं? जस्ट अपोजिट। मीन्स एसिड का काम क्या है? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करना, और बेस का काम क्या है? रेड से ब्लू में कन्वर्ट करना। किसको? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना। मतलब लिटमस पेपर ऐसा जो रहेगा वो अगर रेड कलर का रहेगा तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में पेपर कन्वर्ट हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट कब होगा? जब बेस के साथ रिएक्शन होगा। तो सेकेंड एग्जांपल है हमारा टर्मरिक। क्या एग्जांपल है? टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। ये तो हमको पता ही है, टर्मरिक इज येलो इन कलर। ओके, turmeric solution or paper turns reddish brown with base।
क्या करता है, बेस के साथ जब टर्मरिक मिलता है तो वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, और एसिड के साथ टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड, टर्मरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन, मतलब एसिड अगर हम टर्मरिक के साथ मिलेगा तो वो क्या होगा, नो चेंज। लेकिन बेस अगर टर्मरिक या हल्दी के साथ मिल रहा है तो वो क्या कर, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब लाल और भूरे कलर का मिक्स, जैसे कि हमारे कपड़े में ऐसा हो जाता है जब हम उसको रब करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है रेड कैबेज। रेड कैबेज मतलब, कैबेज मतलब तो पत्ता गोभी होता है, ये तो नॉर्मल सभी को पता है। रेड कैबेज जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, मतलब पर्पल कलर की अगर पत्ता गोभी देखेंगे तो वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो उसका जो जूस होता है वो हल्का क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। अब जो रेड रेड कैबेज होता है उसका जो जूस पर्पल कलर का होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या, कैसा कलर दिखाता है, रेडिश कलर। मतलब अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन, कैबेज, है ना, कैसा कैबेज, रेड कैबेज, तो वो कैसा कलर हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा रेड कैबेज तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन टाइप का कलर हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है रेड कैबेज, ओरिजिनली तो वो पर्पल कलर का होता है लेकिन वो रेडिश हो जाता है किसके साथ, एसिड के साथ, और ग्रीनिश हो जाता है किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नाम से ही सिंथेटिक पता चल रहा है, मतलब इसको मैन मेड या लेबोरेटरी में बनाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। जिस इंडिकेटर को लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। इसके दो एग्जांपल्स हैं, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है इसके एग्जांपल्स, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिनोप्थिलीन क्या होता है। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक क्या है, इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चल रहा है कि एसिड कैसे, एसिड और बेस है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो उसमें वो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, ये पता कैसे कर रहे हैं हम, ये इंडिकेटर्स का यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को देखें तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। कैसा कलर, मतलब इसका फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड, मतलब अगर एसिड के साथ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर मिलेगा तो वो कैसा रहेगा, जैसा था पहले वैसे ही रहेगा, मतलब पहले कैसा था, कलरलेस था, तो अभी भी ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को हम बेस के साथ रिएक्शन, मतलब बेस के साथ अगर में डालें, बेस सॉल्यूशन में अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को यूज डालें थोड़ा सा, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, पहले वो कैसा कलर था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस लिक्विड, है ना, कलरलेस था। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिनोप्थिलीन की बात कर रहे हैं। ओके, फिनोप्थिलीन मतलब, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को ट्रांसपेरेंट कलर था, एसिड के साथ वो मिलके कैसा, वैसा का वैसा ही था, मतलब एसिड के साथ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो अपने कलर में कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो पिंक कलर का हो जा रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड आते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। ओके, so methyl orange is originally orange in color, लिखा हुआ है यहाँ पे। It turns into the red with acid, मतलब ये एसिड के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज को हम मिला दें तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस, मतलब मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। ठीक है, इसका एक चार्ट भी है जिसको हम आगे देखते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, थर्ड हमने पढ़ा था ऑल फैक्ट्री, पहला नेचुरल, फिर सिंथेटिक, फिर थर्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जांपल दिया हुआ है अनियन और वनीला, एग्जांपल अनियन और वनीला दिया हुआ। ठीक है, अनियन और वनीला, देखो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, substance which change their color with smell, change their smell with when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. Okay, it means
स्मेल, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्मेल और ऑर्डर की। इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा अगर हम किसी एसिड में या बेस में, है ना, जैसे ये सॉल्यूशन है कोई, इसमें एसिड डला हुआ है, ठीक है, और ये एक और बीकर में एक और सॉल्यूशन है जिसमें क्या डला हुआ है, बेस डला हुआ है, ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर मैं इसमें ड्रॉप 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 क्या डाल दूं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स, ठीक, इसमें भी ड्रॉप 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 मान लो मैंने डाल दिया, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स डाल दिए, ठीक है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स डाल दिए मैंने। अब ये जो है एसिडिक है बेसिक है, ये कैसे बताएगा, कलर चेंज से नहीं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर का काम होता है वो किसी भी चीज की जो ओरिजिनल स्मेल होती है उसको, या फिर वैसी रहेगी ओरिजिनल स्मेल, या फिर उसकी ओरिजिनल स्मेल को वो उड़ा देगा, वैनिश कर देगा, मिटा देगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसका दो एग्जांपल ले लिया है, अनियन और वनीला। तो पहला एग्जांपल को हम देखते हैं, अनियन। अनियन मतलब तो सभी को पता होगा ना, प्याज, ठीक है। पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूजेस, लूजेस मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है, इट्स स्मेल, अपनी खुशबू को खत्म कर देता है जब एडेड विथ बेस। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर अनियन का जूस है जो, ठीक है, अनियन का जूस अगर हम उसको किसके साथ मिलाएंगे, बेस के साथ, ठीक है, तो अनियन का जो ओरिजिनल खुशबू है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कोई खुशबू नहीं बचेगी, वैनिश हो जाएगी। वैनिश मतलब होता है ओरिजिनल उसकी स्मेल गायब हो जाना, क्या होता है, गायब हो जाना, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि अगर वो बेस के साथ मिलेगी तो जो अनियन की खुशबू तो आप सभी को पता है, तो वो अनियन की खुशबू फिर अनियन की खुशबू की तरह नहीं आएगी, कोई स्मेल ही नहीं आएगी उसमें, उसकी स्मेल को गायब कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई अनियन के साथ, अनियन के जूस को हम किसी बेस में डाल रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन में, और अगर उसकी स्मेल गायब हो जा रही है तो हमको समझ में आ रहा है कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। पहले हमको नहीं पता था, सॉल्यूशन हमको हमको मिल गया, अब हमको पता नहीं है एसिड है कि बेस है। अगर उसमें अनियन का जूस डाले और उसमें अगर स्मेल गायब हो गई, स्मेल हट गई, चली गई, अनियन की स्मेल नहीं आ रही है, तो इट मीन्स वो बेस है, ठीक है। और लिखा हुआ है बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विथ एन एसिड, मतलब एसिड के साथ उसकी स्मेल अगर खत्म नहीं हो रही है, अगर हमने कोई सॉल्यूशन, जैसे मैंने ये बताया एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन मैंने अनियन जूस डाल दिया, क्या डाल दिया, अनियन जूस, ठीक है, और फैक्ट्री इंडिकेटर है अनियन जूस। अब डाला मैंने तो अनियन जूस की खुशबू सबको पता है, अभी भी स्मेल ये अनियन जूस जैसा ही आ रहा है, मतलब ये जो सॉल्यूशन था पहले जो हमको नहीं पता था वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक, अभी ना हमने लिख दिया है कि एसिड है, ये बेस है। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ये भी अनियन है, ठीक है, अनियन को मैंने डाल दिया इस लिक्विड सॉल्यूशन में। अब मुझे ये पता नहीं है कैसे सॉल्यूशन है, लेकिन अनियन को डालते ही अनियन की स्मेल जो है वो खत्म हो गई, स्मेल आना बंद हो गई, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो जो हमने पढ़ा है उसी को एक चार्ट पेपर की तरह में, चार्ट टेबल में बना दिया है, ठीक है। अब चार्ट टेबल में बनाया है तो बहुत ही शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। रेड लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सारा हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स थे, ठीक है, एनआई लिख देती हूँ मैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। फिनोक्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, कैसे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और अनियन और वेलिना ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स थे, ठीक है। अच्छा, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स में मैंने आप लोग को एक चीज बताना भूल गई, देखो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स में इसमें एक और चीज लिखी हुई है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली impaired students in the olfactory indicators are used to ensure the participation of visually impaired students in the laboratory. It means इसका मतलब है कि जिनको दिखाई नहीं देता है ना, जैसे कि अभी तक नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कलर चेंज हो रहा था, और कलर चेंज हो रहा है इट मीन्स हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विजुअली मतलब इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स लिखने का ये मतलब है जिनको आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता है। विजुअल मतलब दिखना, इम्पेयर मतलब अच्छे से नहीं दिखना, और स्टूडेंट मतलब तो स्टूडेंट। तो जिन बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है वो भी एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। अगर उनको दो सॉल्यूशन दे दिया मैंने, एक सॉल्यूशन ये एक सॉल्यूशन ये, ठीक है, और उसमें उन्होंने आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा हमको, लेकिन उन्होंने कुछ इंडिकेटर डाला इसमें, है ना,
अब इंडिकेटर की स्मेल से अगर इंडिकेटर की उनको पता है कि इंडिकेटर की स्मेल अगर गायब हो जाएगी मतलब वो बेस है, ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ठीक है। और अगर इंडिकेटर की स्मेल गायब नहीं हो रही है तो वो एसिडिक है। तो इस तरीके से वो पता लगा सकते हैं विजुअली, जो अंधे हैं या जो इनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, कलर ब्लाइंडनेस है, इस टाइप के लोग जो होते हैं उनको भी एसिड बेस पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम यही होता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को भी इजिली ऑर्डर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे नहीं, ऑर्डर के बेसिस पे बहुत ही अच्छे से आसानी से बता सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। चलो, तो ये हमने देखा रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज नेचुरल नेचुरल इंडिकेटर्स थे। एन आई ये दोनों सिंथेटिक थे और ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। तो ये जब हम देख रहे थे तो जो रेड लिटमस पेपर्स का ओरिजिनल कलर रेड था, लेकिन एसिड के साथ उसने कोई कलर चेंज नहीं किया। बेस के साथ जब रेड लिटमस पेपर मिला तो ब्लू कलर में चेंज हो गया, हमने ये पढ़ा है। ब्लू लिटमस पेपर को ध्यान से देखो, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ रेड हो गया, ठीक है, लेकिन बेस के साथ कुछ नहीं हुआ। टर्मरिक येलो कलर का ओरिजिनल होता है, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो गया। वैसे रेड कैबेज पर्पल कलर का होता है, हमने देखा था, ये रेडिश हो गया एसिड के साथ और ग्रीनिश येलो हो गया, हमने देखा रेड और ग्रीन पढ़ा था, इस किसके साथ हो गया, बेस के साथ। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर कैसा हो गया, कलरलेस होता है और ये कलरलेस ही रह गया एसिड के साथ, और ये पिंक हो गया बेस के साथ। ऑरेंज होता है मिथाइल ऑरेंज, रेड हो गया किसके साथ, एसिड के साथ, येलो हो गया बेस के साथ। इसमें एन और ए लिखा है मतलब नॉट अवेलेबल, और इसकी कोई कलर नहीं होता, अनियन जूस ट्रांसपेरेंट होता है। और ये ऑर्डर बेसिस पे हम देखते हैं, इसको ऑर्डर मतलब स्मेल है ना, स्मेल बेसिस पे पता लगाते हैं। तो इसमें एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस अगर रहेगा तो स्मेल वैनिश हो जाएगी, किसकी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, अनियन की, ठीक है। वनीला भी सेम वही है, ये भी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये स्मेल इसकी गायब हो जाएगी किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। केमिकल कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हमको ये पता है केमिकल कंपाउंड्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरी में। कैसे देख लेते हैं कौन कौन से, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो अब ब्रीफली पढ़ते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। द एसिड, द टर्म एसिड, द टर्म एसिड comes from the Latin word means sour। क्या, सोर, देखो ध्यान से देखना ना वर्ड्स को। एसिड आर सोर इन टेस्ट, सोर मतलब होता है खट्टा, ठीक है। ये एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है, यहाँ पे भी ये चीज लिखा हुआ है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बैक स्लाइड में भी जाके देखें तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो एसिड ही है वहां पे, कैसा है, एसिड। ब्लू लिटमस रेड में कब कन्वर्ट हो रहा है, एसिड है। और रेड लिटमस ब्लू में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब बेस हो रहा है, तो ठीक है। तो हम ये चीज देखते हैं, एसिड हैव सोर टेस्ट, पहला पॉइंट हमने देखा, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। देखते हैं एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, रिलीजेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंडक्ट करता है। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलीजेस H प्लस आयन, क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन, ठीक है। ये H प्लस आयन टॉपिक को ध्यान देना, ये ब्लू से रेड, यहाँ ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ये सोर टेस्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, और ये H प्लस आयन दे रहा है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एसिड के बेस के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, एसिड कम फ्रॉम लेटिन वर्ड्स मीन सोर, सोर मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड डिजोल्व इन वाटर, जब वाटर में ये डिजोल्व होता है, घुलता है, तो H प्लस आयन देता है, ठीक है। एसिड्स आर कोरोजिव, मतलब इसमें जो कोरोजन की प्रोसेस है वो जल्दी लगती है, ठीक है, बर्न होने की, और स्किन स्किन बर्न्स, ये बहुत जलनशील होता है, और स्किन इसमें एसिड से स्किन बर्न होने लगती है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है। देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं, तो फॉर्मूला को ध्यान देना ना आप लोग। एसिटिक एसिड जिसको हम CH3COOH बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 बोलते हैं।
ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखना। ये एसिड रेन के भी कुछ कंपोनेंट्स है ना, ये तीनों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये तीनों। कौन कौन से? H2SO4, CH3COOH, HNO3, ये तीनों चीजें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अभी हमने एसिड पढ़ा, और एसिड के टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एसिड के टाइप्स को देखते हैं। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब जैसा वो दिखता है या होता है, उस बेसिस पे दो प्रकार में इसमें बांटा गया है। पहला है नेचुरल एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड को पढ़ लेते हैं। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। बहुत ही इजी है, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल सोर्सेज से अगर कोई चीज मिल रही है तो उसको नेचुरल एसिड बोलते हैं, और उसी नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या इस पे? एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इसका देखो, मिथेनोइक एसिड, HCOO। जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, केमिकल कंपाउंड के नाम आ रहे हैं, आप लोग एक पेज में लिख लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी दोबारा ये नाम आएंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो बहुत ही अननोन जैसा फील होगा कि आखिर ये कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। ये मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सेकेंड है मिनरल एसिड, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। जिन एसिड को मिनरल से बनाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है। एग्जांपल को देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। जैसा कि हमने देखा, नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, वैसे ही मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके इनऑर्गेनिक एसिड के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड के एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, ऑर्गेनिक एसिड मतलब नेचुरल एसिड, ठीक है। अभी हमने पीछे में ही देखा, ऑर्गेनिक एसिड मतलब नेचुरल एसिड, और नेचुरल एसिड मतलब ऐसे एसिड जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, मतलब नेचुरल चीजों में जो एसिड पाया जाता है उसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं। जैसे विनेगर, ठीक है। विनेगर में हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। गुआवा, गुआवा मतलब तो सब जानते ही ना, जाम, बीही, अमरूद, बहुत सारे इसको सब बोलते हैं। गुआवा में हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। लेमन, ऑरेंज, अदर सिट्रस फूड, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू और भी खट्टे फल होते हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। सोर मिल्क, कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही घर में यूज होने वाली चीजें, हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें, इसके बारे में हमको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत जरूरी है ये सारी चीजें हमको बहुत ही अच्छे से पता होना, ठीक है। अब आते हैं मिथेनोइक एसिड, किसके बारे में? मिथेनोइक एसिड। ये जो एसिड है कहाँ पाया जाता है? आंट स्टिंग। स्टिंग मतलब होता है जो चींटी का नुकीला पोर्शन है जिसको वो गड़ाती है, नेटल स्टिंग, है ना। इनके जो नोक में, इनके जिससे ये गड़ाती हैं, उनके पॉइंट में एक एसिड पाया जाता है। क्या? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इस एसिड को ही इस एसिड से ही हमारे को रैसेस और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, या स्वेलिंग हो जाती है या दर्द होता है, इनके मिथेनॉइक एसिड, मतलब आप जब भी कीड़ा काटेगा आप लोग को और आपको फूल जाएगा, चींटी काटेगी आपको फूल जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एसिड होता है इसमें? मिथेनॉइक एसिड की वजह से ही हमको ये हो रहा है, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो तो सभी खाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इसमें पाया। टोमेटो पता है आपको कितना महंगा चल रहा था, अभी अभी सस्ता हुआ है। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरीके से टर्मराइड, टर्मराइड मतलब होता है इमली। बहुत सारे लोगों को तो टर्मराइड का मतलब ही नहीं पता होता है, इमली, ठीक है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। अब कुछ और एग्जांपल, जैसे कि एप्पल, एप्पल तो डेली खाते हैं यूजुअली लोग, तो उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। कुछ और भी चीजें होती हैं जिसको आप लोग बेसिकली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी हमने पढ़ा एसिड, पढ़ा एसिड के टाइप्स पढ़ लिए हमने, है ना। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ लिया,
ऑर्गेनिक एसिड है ना, मतलब नेचुरल एसिड जो पाए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिसको हम खाते हैं यूज करते हैं, उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं वो देखिए। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देखते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर कोई एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप लोग को पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल को एक बार ध्यान से देख लेना, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। पीरियोडिक टेबल में मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। जैसे कि हमारे एक सेकेंड 118 एलिमेंट्स टोटल हमारे होते हैं, 118, जिसमें से एलिमेंट्स कितने होते हैं पता है ना, 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल, जिसमें से हमको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीन पार्ट में रहते हैं ये डिवाइड एलिमेंट्स। अब 118 में 93 मेटल होता है, 93 मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कितना होता है 18 और मेटलॉइड 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है, टोटल आप करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 118 हो जाएगा टोटल, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख लेना आप लोग। इसी तरीके से मेटल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने भी रिएक्शंस है ना, जितने भी रिएक्शंस हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको याद जो करना होता है ना, वो यही है, ठीक है। मैं इसको आप लोग को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, ठीक है। वेट, देखो ये जो मेटल्स होते हैं जब एसिड के साथ मिलते हैं, ये आप लोग अलग से भी कॉपी में लिख सकते हैं। मेटल्स जब एसिड के साथ मिलते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। उसी तरीके से मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, ठीक है। ये भी देखो सेकंड पॉइंट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक। अभी समझते हैं हम इसको। देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ऐसे तो चीजें हमें समझ नहीं आती हैं। अब हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, लेकिन ये चीज ना इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। पूरे रिएक्शंस वगैरह ये बहुत काम आता है, आगे भी चैप्टर्स में आपके इसका बहुत यूज आएगा, ठीक है। मेटल आपके 10th क्लास में मेटल, मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें भी ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी। तो इसको, इस पॉइंट्स को आप लोग किसी पेज में या नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लेना लिखते समय। देखो जिंक क्या है, एक मेटल है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 30। जब भी हम कोई मेटल पढ़ते हैं ना तो उसका एटॉमिक नंबर आप लोग अपने दिमाग में एज्यूम किया करो, इस तरीके से आप लोग को याद हो जाएंगी, ठीक है। चीजें अपने आप याद, जब भी कोई मेटल देखो, एलिमेंट देखो, तो उसके एटॉमिक नंबर को भी साथ में इमेजिन करो। चलिए ठीक है, जिंक एक मेटल है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक। मतलब हमने ऊपर देखा था मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जिंक क्लोराइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड, ओके। अब ये जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, उसी को मैंने एग्जाम्पल, मेटल लिखा है तो मेटल को कोई मेटल रख दिया है मैंने, एसिड लिखा है तो कोई एसिड लिख दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, सोडियम, ठीक है, रिएक्ट विथ H2SO4। सोडियम भी एक प्रकार का मेटल है ना। सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी एक एसिड है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, तो ये सोडियम सल्फेट देता है, क्या देता है, सोडियम सल्फेट, ओके। ये सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। और यहाँ पे निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसको जी लिख सकते हो आप। वैसे ही जब मेटल रिएक्शन, सेकेंड हम पढ़ते हैं, पहला हमने पढ़ा एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट किया था, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो, ठीक है, क्या देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कैसे, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या ये कैसे होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या दे रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर मतलब H2, तो तीन चीज हमें दे रहा है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। अब कोई भी चीज हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं।
तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है। अब कोई मेटल मतलब Na2 सोडियम, क्या है सोडियम, और ये मेटल हो गया सोडियम, और CO3 कार्बोनेट हो गया, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या लिख दोगे, सोडियम कार्बोनेट। मेटल की जगह कोई ना कोई एलिमेंट को रखोगे ना, मेटल किसी न किसी मेटल को तो रखोगे, यहाँ पे सोडियम मेटल रख लिया, कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं। अब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, मेटल कार्बोनेट ये हो गया, ये एसिड हो गया। मेटल कार्बोनेट का कुछ तो नाम होगा ना, जैसे मेटल की जगह पे सोडियम लिख दे, सोडियम कार्बोनेट नाम हो गया, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये NaCl बना है। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, जो सॉल्ट हम घर में खाते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, NaCl ही बोला जाता है, ठीक है। और हमको पता था CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, तो वैसा ही यहाँ पे सारी चीजें निकल रही है, ठीक है। तो देखो NaCl एक सॉल्ट हो गया, CO2 हो गया और H2O हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CaCO3, H2SO4 और CaSO4, ये देखो CaCO2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भी एक मेटल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट बोला था ना, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और CaSO4 क्या बनेगा, कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा। ये कैल्शियम जो सल्फेट है ना, वो एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। ये धीरे धीरे आप लोग को समझ में आती जाएंगी चीजें, एक बार में नहीं समझ में आती हैं, धीरे धीरे, लेकिन बार बार पढ़ेंगे इसी चीज को, तो क्या सॉल्ट है क्या नहीं है। CO2 गैस है, H2O भी गैस है, ठीक है। H2O लिक्विड फॉर्म में है, वाटर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, अभी एसिड किसके साथ, पहले किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल के साथ, फिर एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। फिर एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक। मेटल हाइड्रोजन का, सॉरी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल, वेट, लेट मी रब इट, थोड़ा हो गया, ओके। एसिड किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बन, मतलब मेटल में कोई भी मेटल डाल सकते हैं, हम सोडियम डाल सकते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, और कार्बोनेट मतलब CO3, तो कुछ भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। एसिड जब एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट देगा, CO2 देगा और वाटर, जैसे वो मेटल कार्बोनेट के साथ जो दिया था, वही वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी देगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेटल क्या हो गया, सोडियम, जैसे मैंने वहां पे बताया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, अब ये H2SO4 एसिड है, क्या है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बार बार मैंने बताया है। तो ये बना है सॉल्ट, NaCl क्या है, सॉल्ट, जो सॉल्ट आप खाते हैं ना घर में, उसका फॉर्मूला NaCl ही होता है, ये चीज आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। CO2 क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में H2O। तो यही हमको पता था, एक सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 मिलेगा और एक वाटर मिलेगा, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो, ठीक है। तो इतना बेसिक सा चीज है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड में दो टाइप के हैं, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी एसिड की टाइप देख लेते हैं। जो एसिड, चलो पढ़ के देखते हैं, एन एसिड is completely ionized in water and when यहाँ पे आएगा when an acid is completely ionized in water and produces H plus ion is called strong acid, ठीक है। ऐसे एसिड जो वाटर के साथ कंप्लीटली आयोनाइज्ड मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहे हैं ना, और डिसॉल्व होने पे H प्लस आयन में टूट रहे हैं, ठीक है। वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे ऐसे एसिड जो H प्लस आयन देते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जो अच्छी तरीके से H प्लस आयन दे सकते हैं, मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड है, कंप्लीटली मतलब कोई चलो अच्छे से होना, कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से होना। अब उसका एक एग्जांपल भी है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप H2SO4 लिख सकते हो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे एसिड है,
अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ गए, राइट द नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वीक एसिड क्या है। इसका जस्ट अपोजिट होगा वीक एसिड, होगा कि नहीं होगा। ऐसे एसिड्स जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, एन एसिड व्हिच इज पार्शियली आयनाइज, पार्शियली मतलब ही बोल रहा है, देखो यहाँ पे दो चीज बोल रहा है, एक यहाँ पे कंप्लीटली बोल रहा है, यहाँ पे पार्शियली बोल रहा है। कंप्लीटली मतलब पूरा काम कंप्लीट, पार्शियली मतलब आधा अधूरा, ठीक है। तो जो पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं वाटर के साथ और स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन दे रहे हैं, H प्लस आयन दे तो रहे हैं पर कैसा स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें अच्छे से H प्लस आयन दे रहा था, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में अच्छे से H प्लस आयन दे रहा था, और वीक एसिड में स्मॉल अमाउंट पे H प्लस आयन दे रहा है, कम दे रहा है, ऐसे एसिड को वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये दो एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और अच्छे से H प्लस आयन दे रहा है। वीक एसिड क्या है, जो पार्शियली आयनाइज हो रहा है, टूट रहा है और डिसॉल्व हो रहा है वाटर के साथ और H प्लस आयन कम दे रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेस क्या है। एसिड अभी तक हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। एसिड से थोड़ा अपोजिट होता है बेस, देखो बेस का यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस आर बिटर इन टेस्ट, देखो बिटर इन टेस्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण, बिटर टेस्ट, बिटर मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा, क्या होता है कड़वा। जैसे कि हमने एसिड को देखा था कि एसिड कैसा है, खट्टा है टेस्ट में, ठीक है, लेकिन हम बेस को देखते हैं, बेस कैसा है, बेस का टेस्ट कैसा कड़वा है। सोपी टर मतलब चिकनाहट होती है, उसको टच करने पे चिकना चिकना महसूस होता है। रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसका जस्ट अपोजिट था एसिड, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, रेड में, ठीक है, याद है कि नहीं याद है, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, देखो यहाँ पे सोपी टू टच पढ़ा हमने, बिटर टेस्ट पढ़ा हमने, रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है ये पढ़ा हमने, और ये क्या दे रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब जो बेस था एसिड था वो H प्लस आयन दे रहा था, ठीक है, और बेस क्या दे रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये भी कंडक्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, एक ही चीज कॉमन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये क्या, रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है, ठीक है। तो बेस समझ में आ गया आप लोगों को। देखो यहाँ पे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सारे फॉर्मूले कंपाउंड के नेम आप लोग कॉपी में लिखते जाया करो, ठीक है, अपनी बुक से भी यहाँ से भी, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तीसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, OH है इसमें, CaOH होल्ड पर, इसमें भी OH है, मतलब जब ये ब्रेक होगा आयोनाइज होगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, मतलब ये कंपाउंड क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, मतलब ये कंपाउंड बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली OH है, इसमें भी KOH है ना, KOH मतलब अगर ये एनाइज हो रहा है तो K प्लस और OH माइनस आने लगेगा, ठीक है, इसमें टूटेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अच्छा ये एक और चीज आप लोग देखो, ये प्लस और माइनस साइन क्यों लगता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, रुको मैं इसको क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं, कोई भी चीज जैसे NaOH था, ठीक है, मैंने बोला ये आयनाइज होगा जब या एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये आयोनाइज होगा, तो Na को हमने प्लस ही क्यों लिखा। अब हमको Na बोलते ही याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें हम तो 2 8 और 1 हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 और 1 हो जाएगा, मतलब इसके ऑक्टेट में 2 कंप्लीट है और 8 कंप्लीट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि ये डोनेट करे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ये अपना एक एलिमेंट दे देगा, ठीक है।
जैसे ही ये अपना एक एलिमेंट देगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा, और इसके ऊपर प्लस साइन, एक ही प्लस साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक एलिमेंट अपना दिया है, ठीक है, तो इसीलिए प्लस साइन लग रहा है, जैसे पोटेशियम के प्लस, ठीक है। इसका देख लेते हैं, इसका इसका क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। तो 2 8 8 1 ऐसा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्टेट मींस ऑर्बिट्स, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बात करें, के एल एम एन शेल होता है ना, शेल या ऑर्बिट। तो ये इसलिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा है, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे के में जैसे जैसे के ओ एच था, ठीक है, तो के प्लस और ओ एच माइनस आयन इसमें ब्रेक डाउन हुआ, तो के प्लस ही क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। अब ये देखो के ओ एच में ओ एच माइनस निकल रहा है ना, ओ एच माइनस रिलीज हो रहा है, तो वही यहाँ पे बोला रिलीजेस ओ एच माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बेस पढ़ा हमने, बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, और OH माइनस आयन होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। अब टाइप्स ऑफ बेसिस देख लेते हैं। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दो प्रकार में डिवाइड है, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। मतलब जो बेस जो होते हैं जो वाटर में घुलते हैं, घुल जाते हैं, और ऐसे बेस जो वाटर में नहीं घुलते, इस प्रकार से वाटर बेस का दो टाइप बताया हुआ है। देख लेते हैं। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर soluble in water, these are also known as alkali, ठीक है। इसका लिखा हुआ है जैसे कि एल्कली है ना, कभी कभी हम देखते हैं एल्कली लिखा होता है, हम बोल देते हैं उसको क्या, बेस ही है वो, इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि एल्कली इज बेस, बट कैसा बेस है, जो कंप्लीटली वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, जो अच्छे से डिसॉल्व हो एंड गिव्स OH माइनस आयन, ठीक है। तो ऐसे बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है, एल्कली। देखो एक और चीज होती है, हम जब पीरियड टेबल देखते हैं, है ना, पीरियड टेबल में जो ग्रुप 1 होता है और जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो होते हैं वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सारी चीजें आपको पता होने की, पीरियड टेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग। चलिए ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, कैसे एग्जांपल्स में देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह की चीजें दी हुई हैं जिसका एग्जांपल दिया हुआ, किसका, बेस का एग्जांपल दिया हुआ। एल्कली इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ए बेस, तो एल्कली को स्ट्रॉन्ग बेस बोला जा रहा है, ठीक है। एल्कली मतलब जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है, और जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसको हम वीक बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमने टाइप्स बेस पढ़ लिया, क्या होता है बेस के टाइप्स पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ लिया, एल्कली पढ़ लिया, अल्काइन अर्थ मेटल पढ़ लिया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट हो, अभी तक हम देख रहे थे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसा हो रहा है, अब हम देख लेते हैं बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसा हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल के साथ देख लेंगे। पहला दिया हुआ है एस एल्कली, बेस मतलब एल्कली, ठीक है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है। एल्कली जब मेटल के साथ मिल रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज मैंने बोला था, इस टाइप की चीजों को आपको क्या करना है, वेट, इसको आपको याद रखना है,
ठीक है, यही एक की है। इससे आप एल्कली की जगह कोई भी बेस लिख सकते हैं, मेटल की जगह कोई भी मेटल लगा के आप रिएक्शन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ चीजें आपको याद रखनी। देखो पहला एग्जांपल इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, एल्कली हो गया, बेस हो गया। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली होता है। ये मेटल साथ जिंक मेटल हो गया, तो सोडियम जिंकेट क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, जो एक प्रकार का सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल भी दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वाटर H2O निकल जा रहा है, और सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, जो एक प्रकार का सॉल्ट है। और देखो, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। ठीक है, और सेकेंड हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। मतलब बेस का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, नॉन मेटल नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो कैसे, हमको यहाँ पे हाईलाइट करना है क्योंकि ये पॉइंट हमको पढ़ना है, याद रखना है। बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, ये चीजें हमको याद करनी है, मतलब हमारे दिमाग में होनी चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा है उसका नेचर, कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। CO2 क्या है, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, और O2 मतलब ऑक्साइड, तो CO2 को हम नॉन मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, और O2 मतलब ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CO2। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब हमने किया तो ये क्या, सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम, सब नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, अब मैं बता रही हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका नाम। ठीक है, और H2O, यहाँ पे देखो वाटर मतलब H2O ही होता है ना, तो ये वाटर बन रहा है और एक सॉल्ट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है। ठीक, सेकेंड एग्जांपल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। बेस कैसे है, अब ये पूछोगे बेस क्या है, बेस क्या है, पीछे मैंने बेस के कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो ये बार बार जब आएगा तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, पीछे से देख लेना, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया कार्बन नॉन मेटल है और ये O2 ऑक्साइड है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर जो कि एक सॉल्ट था, क्या था, सॉल्ट है, और H2 बनाया, हमने पढ़ा था सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी देख लिया हमने। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तीसरा एसिड एन, अभी देखते हैं यहाँ पे, एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, मतलब एसिड किसको न्यूट्रल कर देता है, बेस को। व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, मतलब समान कर देगा, बराबर कर देगा। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे इस चीज को भी हाईलाइट कर लो, एसिड पर बेस मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमको एसिड का नाम तो पता ही है, बहुत ही कॉमन एसिड होता है HCl, बहुत ही कॉमन बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट, यही सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है, यही हम खाते हैं, और H2 मतलब वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, जब एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है। सिमिलरली नीचे भी देख लेना, एक HCl है, ठीक है, HCl एसिड है और ये बेस है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। चलिए ठीक है, फोर्थ देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। अब एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर देगा। ये भी मेटल ऑक्साइड के साथ जो है बेसिक नेचर में है। ठीक है, किस उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, 2HCl मैट का
ये एसिड है, एसिड का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, ये एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। कैल्शियम एक मेटल है कि नहीं है, ऑक्साइड मतलब O, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन कराए तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। सिमिलरली H2SO4 एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है ना। अब जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक एक मेटल है ऑक्साइड के साथ, तो जिंक क्लोराइड क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड और वाटर बनेगा। ये क्या है, जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है एक प्रकार का, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन इन एसिड्स, ठीक है। देखते हैं एसिड में कुछ चीजें जो कॉमन है और बेस में कुछ चीजें जो कॉमन है उसको देखते हैं आखिर क्या चीजें कॉमन है। एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल, ये कॉमन है। सारे एसिड जब वेट एसिड जब मेटल के साथ रहेगा तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसा बोल रहा है। जब वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है इसका मतलब सार एसिड जो है वो हाइड्रोजन कंटेन करता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन आयन। हाँ, जब एसिड किसी भी वाटर में डिसॉल्व करेगा तो मैंने पढ़ाया है ना, हाइड्रोजन आयन देता है, वो देता है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये हमने पढ़ा है, एसिड हाइड्रोजन आयन देता है और बेस क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस। द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज द कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड। हमने पहले भी पता है पढ़ा है कि एसिड की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिसोसिएशन। जब वो टूटेगा या घुलेगा या किसी वाटर में मिलेगा एसिड तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। और टूटने के बाद वो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड की, ठीक है। HCl ये H प्लस देगा और Cl अलग हो जाएगा, Cl माइनस, है ना। क्लोराइड आयन देगा, यही लिखा हुआ है HCl gives हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। HCl क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। अब देखो वैसे ही सेम CH3COOH क्या देगा, ये CH3COO माइनस दे देगा और हाइड्रोजन आयन अलग दे देगा। CH3C देखो एग्जांपल करके भी दिखाया है यहाँ पे, हाईलाइट कर देते हैं इसको, आप पढ़ लें, ठीक है। इसको बार बार क्या ही बोलना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के देते तरफ जाते हैं, कॉमन इन ऑल बेसिस। अब बेसिस में क्या चीजें कॉमन, हमने पढ़ा एसिड में, हमने पढ़ा एसिड में एक चीज कॉमन होती है कि वो H प्लस आयन देता है, ठीक है। वैसे ही बेस में भी एक चीज कॉमन होती है, वो OH माइनस आयन देता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। बेस डिसोसिएट हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन का मीनिंग OH माइनस, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड, मतलब जिसकी वजह से कोई कंपाउंड बेसिक है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है या कोई कंपाउंड है वो टूटेगा तो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं एग्जांपल में, सोडियम प्लस में और हाइड्रोक्साइड आयन में, ये मैंने पहले भी एग्जांपल आपको करके दिखाया। तो ये OH माइनस आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो बेसिक है। तो कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेक डाउन हो रहा है और OH माइनस आयन दे रहा है तो वो बेसिक कंपाउंड है, जनरल सी बात है, इसको समझना है, दिमाग में रखना है। वैसे सेम KOH K प्लस OH माइनस, तो ये भी बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या टॉपिक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम एक और नाम देते हैं पीएच स्केल या पीएच इंडिकेटर, है ना। आगे क्योंकि मैं पढ़ाने वाली हूँ ये चीज तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसको हम पीएच वैल्यू से भी पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूजिंग अ लिटमस पेपर, phenolphthalein, methylolin, etc. only the acidic or basic character of a solution can be determined, but the use of this indicator does not give the idea about the strength of acid and base। मतलब जब अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े थे उससे हम क्या पता लगा पा रहे थे कि एसिड क्या है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कलर चेंज से या ऑर्डर चेंज से, या स्मेल नहीं आ रही थी या स्मेल आ रही थी, उससे हम पता लगा पा रहे थे कि कैसा कैसा है वो एसिड है कि बेस है। लेकिन एसिड और बेस स्ट्रेंथ मतलब ताकत उसकी या वीकनेस उसकी, है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये हम कैसे पता लगा पा रहे हैं, नहीं पता लगा पा रहे हैं। उसी काम के लिए यूनिवर्सल एक इंडिकेटर है। सो to get the strength as well as acidic and basic nature of a given solution, universal indicator is used। वही मैंने बोला,
तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम ही यही है कि वो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को बताए। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 1 से 14 तक, यहाँ पे 7 है मान लो, यहाँ से 1 है और यहाँ 14 है, ठीक है। तो अलग अलग कलर दिया रहेगा, ठीक है, अलग अलग कलर दिया रहेगा। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि पीएच पीएच वैल्यू उसकी क्या है ना। तो उससे हम बता पाएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। मैं इसको आगे और ब्रीफली समझाऊंगी, परेशान नहीं होना। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशन। हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेशन एक पेज के फॉर्म में, स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसको आगे हम और ब्रीफली समझेंगे। पहले पॉइंट जो दिया हुआ उसको पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? वाटर का है, प्रोपेनॉल का है, फिनोप्थलीन का है, सोडियम सॉल्ट का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, मिथाइल ग्रेड, ब्रोमोमिथाइल, ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमोल ब्लू और मोनोसोडियम सॉल्ट। इन सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन के एक हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर बन रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर्मेशन हुआ, जो हमारे स्ट्रेंथ को, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको और ब्रीफली समझते हैं। देखो पीएच स्केल है ना, अभी हमने पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो उसको हम ब्रीफली पढ़े ताकि पी और एच स्केल क्या है। A scale, ऐसी स्केल, a scale for measuring hydrogen ion concentration, hydrogen ion ये होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, in a solution and used in the determination of the strength of acid and base। हाँ, मैंने अभी बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को बताता है, तो पीएच स्केल भी वही काम करता है, ठीक है। तो पीएच स्केल भी यूनिवर्सल इंडिकेटर ये। पीएच स्केल में एक होता है ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, मतलब कितना कंसंट्रेटेड है हाइड्रोजन आयन, मतलब उसकी प्योरिटी कितनी ज्यादा है, ये चीज कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए भी पीएच स्केल का यूज होता है। The pH of a solution is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration in moles per liter। अगर pH को हम देखें तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, pH is equals to negative माइनस लॉग, लिखा हुआ है ना, इसी को बोल रहे हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑफ मतलब इनटू, और हाइड्रोजन आयन तो हमको पता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब pH इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला ही है, माइनस लॉग H3O, ठीक है। अब वेयर H प्लस और H3O रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। H प्लस और H3O क्या बता रहा है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बता रहा है। अच्छा चलो एक और चीज हम पढ़ते हैं, इसके बाद ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये मान लो आपका पीएच स्केल है, एक स्केल जैसा दिख रहा है ये, इसमें यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 7, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड दिस वन इज 14, ओके। ये स्केल हो गया। अब यहाँ पे कलर से पीएच स्केल रही कलरफुल, यहाँ पे लाइट ग्रीन, फिर डार्क डार्क ग्रीन, फिर लाइट, फिर येलो, इस तरीके से कलर चेंज होते होते रेड, ठीक है। जैसा भी होता होगा पीएच स्केल को आप एक बार देख सकते हैं। ये जितने भी डिफरेंट कलर हैं वो पीएच वैल्यू बता रहे हैं। कैसे पीएच वैल्यू बता रहे हैं? जो 7 होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। मतलब ना ज्यादा एसिडिक होता है ना ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। इसको मैं वेट इसको मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से बता दूंगी। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर हम इसमें इधर से इधर जाएंगे, किधर, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये सॉल्यूशन 7 से अगर 1 की तरफ जाएंगे तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, लेकिन अगर 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे, 8 से 14 की तरफ, तो ये बेसिक होते जाएगा, सॉल्यूशन कितना ज्यादा बेसिक होते जाएगा, ठीक है। इसको आगे और समझा दूंगी। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कैसा होता है, तो हमको पता होना चाहिए 7। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 लिखा हुआ है, मतलब 7 से जब कम होते जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, कोई भी कंपाउंड कैसा होता जाएगा, अगर
किसी भी कंपाउंड का पीएच मान लो 4 है ना, और 2 है, तो 4 के कंपैरिजन में 2 ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो बेसिक होते जाएगा। अगर किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 10 है और 12 है, तो 12 वाला ज्यादा बेसिक रहेगा एज कंपेयर टू 10। अब ये कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शो द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच। यहाँ पे कलर रहेगा, कलर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने अब इसके पहले भी बता चुका है। कोई स्ट्रेंथ मतलब उसकी वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कोई भी एसिड, चलो मैं यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। एसिड इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जिसमें हाइड्रोजन आयन अच्छे से घुल जाए और ब्रेक डाउन हो जाए और अच्छे से डिसोसिएशन हो। वैसे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन, दो चीज। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देखो, इन मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली डिसोशिएट्स लिखा हुआ है, इसलिए HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों में हाइड्रोजन आयन क्या होता है? अच्छे से घोल में डिसोशिएट होता है। जैसे HCl में देखो, ये अगर टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। H2SO4 में अगर होगा, देखेंगे हम ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक डाउन होगा। अगर नाइट्रिक एसिड HNO3 देखते हैं तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक डाउन होगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से H प्लस आयन रिलीज हो रहा है या डिसोशिएट हो रहा है। तो ऐसे एसिड्स जो जिनमें H प्लस आयन बहुत अच्छे से डिसोशिएट होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट अगर मैं इसको देखूं बेस के बारे में, जैसे NaOH है, ठीक है, तो इसमें Na प्लस और OH माइनस, मतलब इसमें भी OH बहुत ही अच्छे से डिसोशिएट हो रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जिसमें OH माइनस बहुत अच्छे से डिसोशिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं हो रहा है वो वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर H प्लस स्ट्रॉन्ग तरीके से या अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो वो वीक एसिड का, ये हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें H प्लस अच्छे से डिसोशिएट हो रहा है और जिसमें H प्लस अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशन मोर देन सॉल्यूशन। कैसे? मैं आपको चार्ट पेपर में फिर से बताती हूँ ये चीज। जैसे ये हमारा पीएच स्केल है, क्या है? पीएच स्केल, ये न्यूट्रल हो गया, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ओके। ये 8, 9 एंड 14, ओके। तो ये हमारी पीएच स्केल है, क्या है? पीएच स्केल। अब स्केल में ये जो पॉइंट होता है, ध्यान से सुनिएगा ना, ये जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ये सारे क्या है? पीएच 1 2 3 4 क्या है? पीएच वैल्यू है। क्या है? पीएच वैल्यू। अगर हम 7 से 1 की तरफ जाएं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कैसा? एसिडिक। अगर 7 से 6 में देखूं तो 6 से 5 में देखूं, 6 से अगर 5 बढ़ी तो 6 की कंपैरिजन में 5 ज्यादा एसिडिक है। अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 5 है और किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 6 है तो 5 ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर मैं इसी को 4 लिख दूं, 4 और 5 के बीच में, तो 4 ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। मतलब जितना इधर जाते जाएगा उतना एसिडिक होते जाएगा। अगर मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगी तो आप लोग को चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बेस देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन दूंगी आप लोग को, ठीक है। अगर कोई इधर जाएंगे, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 8 9 10 11 12, मतलब जितना नंबर बढ़ते जा रहा है उतना वो सॉल्यूशन क्या होते जा रहा है? 7 के बाद की बात कर रही हूँ। जितना पीएच वैल्यू बढ़ रहा है उतना वो सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक होते जा रहा है। अभी ये डायग्राम आप लोगों को समझ में है? अभी और एक चीज समझाती हूँ।
ठीक है, अब देखो, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहीं पे देखना, पीएच वैल्यू दे दिया है मैंने किसी की 5 और पीएच वैल्यू दे दिया है मैंने किसी की 6। तो बताओ मेरे को, चलो कोई दूसरा नंबर दे दो, ये तो मैंने खुद ही समझाया था। पीएच वैल्यू दे देती हूँ मैं किसी की 3 और किसी की 5। तो अगर इन दोनों में मैं देखने बोलूं आप लोग को, 3 और 5 मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो विच वन इज मोर एसिडिक, आप लोग बताइए। 3 ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि 3 वैल्यू कम है, और हम जितना लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं इधर, लेफ्ट से इधर राइट जा रहे हैं, तो जितना राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उतना वो सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, एसिडिक हो जा रहा है, मतलब 3 ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रही है ना बात? वैसे ही हम एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी अगर बेस का पीएच वैल्यू 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो मेरे को बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा? ऑब्वियसली 12। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर बढ़ते जाता है, सॉल्यूशन बेसिक होते जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, pH वैल्यू शोन बाय डिफरेंट कलर्स, रोल ऑफ pH एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में भी pH का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। चलो, अगर मतलब हमारी लाइफ में कुछ चीजों की pH वैल्यू चेंज होगी तो उसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। चलो, pH in our digestive system, tooth decay caused by acid, soil of pH and plant growth, ये 3 टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है, देखो, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो पेट है, जो हमारा स्टमक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसका पीएच पीएच वैल्यू ज्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड मतलब प्रोटीन, इन आवर स्टमक, हमारे पेट में जो HCl होता है, हमारे पेट में भी HCl फाउंड होता है, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के काम करता है, ऐसा काम करता है, ये बता रहा है। अगर एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉजेस एसिडिटी इन डाइजेशन, अब बोला जब एसिड ज्यादा हो जाएगा पेट में तो इन डाइजेशन होगा, मतलब डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से, और क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी जब हम, नॉर्मल सी बात है, जब एसिडिटी बोलते हैं इसका मतलब है कि एसिडिटी जब हम बोलते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पेट में एसिडिक एसिड ज्यादा फॉर्म होंगे। ठीक है, तो एसिड अगर ज्यादा हो गया है तो उसको हम कम करने के लिए एंटा एसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आर आल्सो नोन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, जिसको हम बेकिंग सोडा, आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, मतलब एसिड ज्यादा हो गया है, अब उसको न्यूट्रल करने के लिए, मतलब दोनों एसिड और बेस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हेड, देखो एसिड मतलब H प्लस आयन, हमको पता है H प्लस आयन हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया है, तो हम बेसिक चीजें लेंगे। कैसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटा एसिड की गोली आती है पिंक कलर की, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है, उसको लेंगे तो एसिड ज्यादा था तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंटा एसिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट में बेसिंग है, बेकिंग सोडा है, उसको भी खाने से हमारे पेट का बेस, मतलब हमारे पेट में जो है बेसिक चीजें एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ज्यादा एसिड जो है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एसिड है ज्यादा हो गया है, उसमें हम बेस मिला देंगे तो एसिड और बेस बराबर हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारे पेट का जो इनडाइजेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड है टूथ डिके कॉज्ड बाई एसिड। ठीक है, टूथ डिके कॉज्ड बाई एसिड, द, इसको पढ़ते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होता है वो शुगर को, मीठे को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बैक्टीरिया क्या होता है? शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, टूथ डिकेइंग स्टार्ट, मतलब अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम, मतलब 5.5 मतलब इधर जा रहे हैं ना, 7 इधर है और 1 इधर है, तो हम इस साइड जा रहे हैं, मतलब अगर 5.5 यहाँ पे है, अगर इससे भी कम हो रहा है पीएच वैल्यू हमारा, ठीक है, तो हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। द एसिड एक्सेस हैज टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ
with a good quality toothpaste because these kind of toothpaste are alkaline in nature। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा है, अल्कलाइन नेचर का होता है। मतलब अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का होता है ना। और हमारे दांत में क्या, माउथ में क्या बन गया है, एसिड ज्यादा बन गया है, तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या बेस का यूज करेंगे। बेस का यूज करेंगे मतलब उसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें रहेंगी, तो हमारे टूथपेस्ट में बेसिक चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हमारे दांत में सड़न नहीं होती है। हम ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा दांत सड़ता है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। सारे ही बच्चों को इनके पेरेंट्स बताते हैं मीठा मत खाओ दांत सड़ जाएंगे ऐसा वैसा, क्योंकि माउथ में जो बैक्टीरिया रहता है वो पीएच वैल्यू को हमारे माउथ के कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो है सड़ने लगता है, एसिड फॉर्म होने लगता है हमारे दांत में। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होती है 5.5 से जैसे ही कम हुई तो हमारे दांत में एसिड बनने लगता है, और ज्यादा एसिड होगा तो दांत सड़ जाएगा, क्योंकि एसिड बहुत तेज होता है ना। एसिड सब चीज को गला देता है, सड़ा देता है। अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, पीएच सॉइल मतलब देखो हमारा जो मिट्टी है उसका पीएच 5 से 8 कितना होना चाहिए सॉइल का, 5 से 7 या 5 to 8 ऐसा समथिंग होना चाहिए। ठीक है, लगभग 7 के करीब करीब होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन अगर पीएच 5 से डाउन हो गया तो क्या होगा, सॉइल की जो पीएच वैल्यू अगर 5 से कम हो गई तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ओके, प्रॉपर ग्रोथ प्लांट की नहीं होगी, तो पीएच सॉइल की मेंटेन रहना चाहिए 5 to 8 के बीच, या 5 to 6, इसको थोड़ा सा देख लें, 5 to 6 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सॉल्ट्स, अभी हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, हमारा लास्ट टॉपिक है ये सॉल्ट्स। ठीक है, salts are ionic compound which are produced after the neutralization reaction between acid and base। बहुत ही बेसिक सा है, जब हम एसिड बेस पढ़ रहे थे तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था कि नहीं बना रहा था। तो वही बोल रहा है, एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो ये सॉल्ट बनाता है। जो कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के मिलने से, मतलब न्यूट्रल होने से। ठीक है, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। these are there are number of salts but sodium chloride is the most common among them। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, वेट, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन सॉल्ट है, क्या है, सबसे कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, तो वही सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl मतलब टेबल सॉल्ट इज यूज्ड टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर हम नमक नहीं डालेंगे खाने में तो उसका टेस्ट बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर नमक डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन मतलब चमकदार, क्रिस्टल की तरह उसका शाइनिंग रहेगा, वैसा सॉलिड है। ठीक है, सॉल्ट्स आर ट्रांसपेरेंट और ओपेक, सॉल्ट हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता। ओपेक मतलब इस पार से उस पार दिख जाता है उसमें। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे सॉल्ट जो है पानी में आसानी से घुल जाते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट ऑल्सो, सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो हो सकती है। सॉल्ट जो होता है सॉल्टी होता है, नमक होता है, खट्टा भी होता है, स्वीट भी होता है, बिटर भी होता है, और ह्यूमानी भी होता है, मतलब एक पंजेंट टाइप का टेस्ट। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। सॉल्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं या फिर कलर्ड भी हो सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्ट्स की, एक बार आप लोग पढ़ लेना। फैमिली ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट की फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू द सेम, जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल कॉमन होते हैं वो सेम फैमिली के होते हैं। जैसे एग्जांपल में भी दिखा रहा है यहाँ पे, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, देखो मैं आपको समझाती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इसमें जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। अब मैं बता रही हूँ मैं आप लोग को, इसमें सोडियम क्लोराइड है NaCl
और यहाँ पे कैल्शियम, सेकेंड वाला क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है। अब देखो दोनों कैल्शियम है दोनों में, मतलब ये दोनों कैल्शियम के क्लोरीन की दोनों में क्लोरीन है, सॉरी कैल्शियम बोल दिया था मैंने, क्लोरीन है दोनों में, मतलब ये कौन सी फैमिली के, क्लोरीन की फैमिली के। ठीक है, ये सेम टाइप के सॉल्ट है, बेसिक चीज है। अब देखो सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। और दूसरा क्या है, कैल्शियम सल्फेट। इसमें क्या चीज कॉमन है, कैल्शियम कैल्शियम दोनों में कॉमन है, मतलब ये कैल्शियम की फैमिली के है। कैसा सॉल्ट है, कैल्शियम की फैमिली का सॉल्ट है। और जिंक क्लोराइड, देखो जिंक क्लोराइड, और क्या दिया हुआ है, जिंक सल्फेट SO4। इसमें जिंक है, इसमें जिंक है, मतलब ये क्या है, जिंक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है, इसमें कुछ और तो दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट की भी कुछ टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट को हम देखते हैं, ऐसे salts produced because of reaction between strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने बताया था जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने बताया था जो कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयन देता है कंप्लीटली आयोनाइज होके, स्ट्रॉन्ग बेस जो OH- आयन देता है आयोनाइज होके। तो ये चीजें जब इनके बीच रिएक्शन होता है, एसिड बेस के बीच रिएक्शन तो होता है और सॉल्ट मिलता है, ये तो हमको पता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। कैसा सॉल्ट तो बनता ही है, पर कैसा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, वही लिखा हुआ है भैया। Salt are produced because of reaction between strong acid and strong base are neutral in nature. The pH value of such salt is equal to 7। ऐसे सॉल्ट जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं ना, उनका पीएच वैल्यू 7 होता है। क्या होता है, सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। उसमें कुछ एग्जांपल भी दिया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे देखो 2NaOH और एसिड है ना, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये Na2SO4 बना रहा है। Na2SO4 क्या बना रहा है, सॉल्ट है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और वाटर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट और वेट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, जब इनका रिएक्शन हो रहा है मे बी, तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, रिपीट हो गई है एग्जाम यहाँ पे रिएक्शन रिपीट हो गई है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होना चाहिए NaCl, और इसको ओमिट कर देते हैं। ठीक है, हम एक ही एग्जांपल समझते हैं। इरेज, हम इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गई है। सेकेंड हम एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट और वाटर निकाल रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कर, हमको पोटेशियम क्लोराइड अगर चाहिए, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब बेस है ये, इसको एसिड के साथ कर रहे हैं और ये हमको सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ये भी बेस है, इसका हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये भी हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी हमको जितने भी सॉल्ट मिल रहे हैं ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कनेक्शन पे। ठीक है, इसका रिएक्शन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, NaCl प्लस, ठीक है, NaCl प्लस H H2SO4, ठीक है, या फिर HCl, जो भी कर लो, HCl ही कर लो चलो। तो Na, टू HCl कर लेते हैं, Na2 Na2 हो जाएगा। चलो इसको बाद में देखते हैं, वेट करते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है शायद, इसीलिए इसको मैंने इरेज करवाया है। ठीक है, इसको ओमिट करते हैं, ये वाला एग्जांपल को नहीं दिख रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एसिडिक सॉल्ट, अभी हमने न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट के बारे में। इसके बारे में, एसिडिक सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
ठीक है, देखना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात कर रहा है। अभी हम देख रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जब किसके साथ, वीक बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो देखो पीएच वैल्यू इसका क्या हो रहा है, लोअर देन 7। क्या है, लोअर देन 7। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका एग्जांपल है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और NH4OH, इसके बीच में अगर रिएक्शन करवाएं यहाँ पे, ठीक है, तो NH4Cl हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ये रिएक्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है, अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग। एक और एग्जांपल देते हैं, अमोनियम NH4SO4, अमोनियम सल्फेट ये जो दिया हुआ है इज फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो NH4SO4 बन गया और ये H2O निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या है। ठीक है, अभी हमने पहला पढ़ा हमने न्यूट्रल, फिर एसिडिक और बेसिक। जैसे एसिडिक में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड था, वैसे बेसिक में स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ, वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे लिखा है सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दो चीज आपको देखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट इसका एग्जांपल है। इसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। ठीक है, अब एक और चीज एग्जांपल दिया है, सोडियम एसिटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड के बीच में। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। आखिर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट जो अभी हमने पढ़ा वो क्यों बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक विद द बेस अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड। अगर कोई एसिड, मतलब एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है बेस वीक होता है ना, तभी वो एसिडिक बनता है। इसका मतलब वो फुली न्यूट्रलाइज, एसिड जो है वो फुली न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है, न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से एसिडिक सॉल्ट बनता है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है, उसमें जो एसिड है वो अच्छे से बेस को न्यूट्रलाइज तरीके से नहीं कर पाता। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है। व्हेन इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फुली न्यूट्रलाइज इज रिड्यूस्ड विद न्यूट्रल सॉल्ट इन फॉर्म। मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे को फुली न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब देखो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, पीएच वैल्यू उसका इक्वल टू 7, ये तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं। एसिडिक सॉल्ट का लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट का मोर देन 7। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो आप लोग का ये खत्म हो गया है। अब अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रिवीजन, मैं आप लोग को रिवीजन करवा देती हूँ एक बार। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार रिवीजन करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड के बाद हम आ गए इंडिकेटर्स देखने। इंडिकेटर्स में हमने तीन इंडिकेटर्स, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी देखा। नेचुरल में जो नेचर से बनता है, ऑल्फैक्टरी में जो हमें स्मेल से पता चलता है, और सिंथेटिक में जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जैसे फिनॉल। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने नाम देखा था कुछ, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिलोक्सिन और मिथाइलोन देखे थे हम, और फैक्ट्री में वनीला और अनियन देखे थे। इसका टेबल भी है यहाँ पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट देखे थे। एसिड सोर टेस्ट में होता है, एसिड H+ आयन देता है, नेचुरल एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। कुछ एसिड देखा था हमने जिसके सोर्सेस जैसे एप्पल में मैलिक एसिड, गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीजें देखी थी हमने। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है
बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी सारी हमने देखी थी। बेस देखा था, बेस क्या होता है, जो बिटर इन टेस्ट होता है, OH माइनस देता है, ठीक है। बेस की टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। अब इसका भी रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब एसिड में क्या कॉमन है, वो H प्लस आयन देता है। बेस में क्या कॉमन है, वो OH माइनस आयन देता है। ये चीजें हमें, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ा था हमने। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जो स्ट्रेंथ बताए किसका, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताया। अभी तक जो इंडिकेटर्स हम पढ़ रहे थे वो एसिड बेस बता रहा था, एसिड कौन सा है, बेस का कौन सा है, लेकिन अभी इसमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी पता चलेगी हमको, ठीक है। सॉल्ट्स क्या है, जो एसिड बेस के साथ जब न्यूट्रल होते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब जिसमें एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो। एसिडिक सॉल्ट मतलब जिसमें एसिड स्ट्रांग हो, बेस वीक हो। बेसिक बेसिक सॉल्ट मतलब जिसमें बेस स्ट्रांग हो, एसिड वीक हो। ये चीजें हमने पढ़ी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा लेक्चर को तो बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सुरेश इज विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है। विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट का मतलब है वो आंख से अच्छे से नहीं देख पा रहा है। तो विच इंडिकेटर्स कैन ही यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। सुरेश इज विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, so which indicators can he use to identify acid and base। थोड़ा सोचिए, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोचिए। मतलब सुरेश जो है वो विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो वो कौन सा इंडिकेटर यूज करेगा, तो पहले ही आप लोग याद करिए कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स कौन कौन से पढ़े हैं, दिमाग लगाइए। याद आ रहे हैं आप लोगों को। इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा है, मैं इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा है पहला नेचुरल, ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा है सिंथेटिक, तीसरा हमने पढ़ा है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर नेचर में पाए, सिंथेटिक मैन मेड होते हैं, हम बनाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का नाम हमको याद करो कौन कौन सा था। रेड केबेज, है ना, रेड केबेज, और कौन सा था याद है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने पढ़ा था फिनाइल ऑयल, फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑयल। ओल्ड फैक्ट्री में अनीला, वनीला और अनियन रहा था। मतलब ये दोनों तो कलर चेंज से, नेचुरल और सिंथेटिक तो कलर चेंज से, लेकिन कलर चेंज का काम अगर आप देखोगे तो क्या कलर चेंज, विजुअली डिसेबल्ड जो बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कलर चेंज को क्या पता कर पाएगा, नहीं पता कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, स्मेल से पता करेगा, और स्मेल के लिए हमारा कौन सा इंडिकेटर था, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन सा, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इसका आंसर होगा ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब आप लोग को ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स का नाम याद है क्या, एक वनीला था, दूसरा था अनियन, एक और आप लोग याद कर लो, क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का तेल या क्लोव, इसकी भी स्मेल होती है, ठीक है। अब चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी टू एसिड्स फाउंड इन द फूड वी ईट। कोई भी दो एसिड का नाम बताओ जो हम खाते हैं उस फूड में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन सा अगर देखोगे तो एप्पल भी लिख सकते हो, एप्पल खाते हो, है ना, और गुआवा भी खाते हो। तो बताओ एप्पल और गुआवा में कौन कौन से, मैंने
हिंट दे दिया है एप्पल और गुआवा में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए। एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। याद है एप्पल में मैलिक एसिड था, एप्पल में मैलिक एसिड था और गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड था। और भी बहुत सारे एसिड, नेचुरल एसिड हमने पढ़े हैं जिसका नाम आप बता सकते हैं। अच्छा, एक थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने पीएच टेबल पढ़ाया है। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच आप लोग याद करिए, क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच? याद आ रहा है? देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, उससे तो याद कर लो। किसी को याद आया? पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। क्या है? 7। 7 मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है, ना ही बेसिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द कॉज ऑफ टूथ डिके इज ड्यू टू चेंज इन पीएच ऑफ सलाइवा, है ना? तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे दांत का जो सलाइवा है, माउथ है, उसमें अगर हमारा माउथ का पीएच चेंज हो जाए, कितने से कम हो जाए, मैंने आपको पीएच स्केल बना के ही ये बताया था, कितने से कम हो जाए? 5.5 से। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, तो हमारा माउथ जो होता है, वो बैक्टीरिया होता है, वो एसिडिक हो जाता है और हमारा माउथ डिके होने लगता है, ठीक है, टूथ डिके होने लगता है, दांत सड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में पहले का आंसर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। दूसरे का आंसर है, आप लोग दो एसिड कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे एप्पल और गुआवा ही ले लो, मैलिक एसिड और गुआवा का एस्कॉर्बिक एसिड। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है, और अगर हमारे दांत का पीएच लेस देन 7 हो जाए, 5.5 हो जाए, तो हमारा दांत सड़ने लग जाता है। तो ये था आप लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पे खत्म होता है। होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही आराम से, ध्यान से आप लोग चीजों को पढ़िए। जितने भी कंपाउंड्स के नाम आ रहे हैं उसको आप लोग देखिए और एक कॉपी में लिखते जाइए कंपाउंड्स के नाम को। और जो एसिड बेस के रिएक्शंस हैं उनको लिखिए। एक बार दो बार चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप लोग को ये चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएगी। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।